Hi guys, this is Karthik this side. I hope you're doing well. And in this video, we are going to talk about the certified copies of audit and कैसे मैंने 79 marks score की audit में and some presentation tips as well. So make sure you watch the video till the end and make sure to get some valuable insights as well. So let's begin the video. So I scored 79 marks in audit जिसके अंदर I'll show I scored 47 in the theoretical part and उसी के साथ 30 out of 30 in MCQs along with 2 grace marks जिससे 79 marks का total हो जाता है. ठीक है. And now we will start right along with the डिस्क्रिप्टिव पार्ट. तो उसके साथ हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई स्टार्टेड विद द सेकंड क्वेश्चन इन द फर्स्ट प्लेस. तो सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. सो दिस क्वेश्चन वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें इन लोगों ने इंटरनल ऑडिट पर्सनल और इन लोगों से क्या इंक्वायरी करेंगे उसके बारे में पूछा था. सो उसी की बात की है. तो लेट्स सी हाउ डिड आई राइट द आंसर. तो क्वेश्चन 2A का पार्ट था. एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऑडिटर मेक्स इंक्वायरीज थ्रू आउट द ऑडिट मच ऑफ ऑडिटर्स इंक्वायरीज आर ऑब्टेन्ड. इस तरीके से कुछ आंसर लिखा मैंने. बेसिक इंट्रोडक्शन था बट मेन आंसर इधर से स्टार्ट होता है. तो देखोगे इंटरनल ऑडिट पर्सोनल से मैंने लिख दिया. इंक्वायरी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट पर्सोनल में हेल्प द ऑडिटर नो अबाउट वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. तो आप देखोगे जैसे जो पॉइंटर था जो उनको रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट उसको मैंने अच्छे से मार्क करा एंड उसके बाद पॉइंट्स लिखे. उसका 1 नंबर मुझे मिला. सेकंड देखोगे इन हाउस लीगल काउंसिल. आई डोंट नो, मैंने ये मेरे को ऐसा लगता है अभी भी कि ठीक है, मैंने चेक नहीं किया अब तक बुक में बट पता नहीं क्यों इन लोगों ने इसका नंबर नहीं दिया. सो देखोगे वारंटीज़ और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पता करते हैं. बुक में यही लिखा हुआ है. आई डोंट नो व्हाई डिडंट दे गिव मी द मार्क्स बट इसके हिसाब से आप देखोगे तो इस तरीके से लिखा है और मैं तो इसको सही मानता हूँ. गलत किया तो कुछ नहीं कर सकते, कोई इलाज ही नहीं बचा. थर्ड नंबर पे आता है मार्केटिंग पर्सनल और चौथे पे इंफॉर्मेशन सेल्स. तो मार्केटिंग वाले से जो भी अपने सेल्स के ट्रेंड्स वगैरह पूछ लेंगे एंड चौथे वाले पे इंफॉर्मेशन पर्सनल था. तो इस क्वेश्चन में दे गेव मी 2 मार्क्स. तो ठीक है जो भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इट वॉज रिगार्डिंग एक्सटर्नल लीगल काउंसिल. उससे अपने मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देगी तो क्या क्या पूछना है एंड ऑल दोज थिंग्स. तो SA 501 का स्पेसिफिक कंसिडरेशन वाला जाता है. तो देखो SA 501 मैंने स्पेसिफिकली बॉक्स में मेंशन कर दिया. ठीक है. इसके बाद थोड़ा सा CAZ जो क्वेश्चन के अंदर मेंशनड है थोड़ा क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर दिया एंड उसके बाद लीगल काउंसिल का आ गया. ऑडिटर जनरल लेटर ऑफ क्वेरी भेजेगा, वो रिस्पॉन्ड करने से मना कर दे, फिर स्पेसिफिक लेटर भेजेगा. ठीक है. इसके बाद यू विल सी लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स मांग लेगा. मैनेजमेंट का एस्टिमेशंस उसके अंदर भेज देगा. ये सब चीज़ें. ठीक है. और इसके बाद हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसेस ऑडिटर उससे मिल भी सकता है. ठीक है. मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया था इसमें. ठीक है. और लास्ट में मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे तो वो वाला पार्ट भी है. जैसे इफ़ यू सी यहाँ पे इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूज़, ये वाला भी मेन पार्ट क्वेश्चन का है. तो पूरा देखोगे तो एंड तक यहाँ पे आगे इन्होंने लास्ट में मार्क्स दिए और लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया मॉडिफाई इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 705. तो ऐसे देखोगे तो इस क्वेश्चन में मुझे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले थे. कंटेंट ज़्यादा लिखा था मैंने तो मार्क्स भी मिल गए. ठीक है. अब सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं. उसमें द क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, है ना. तो इसमें देखोगे तो JK लिमिटेड मैंने क्वेश्चन स्टार्ट सीधा केस स्टडी के नाम से किया क्योंकि वो रेफरेंस देनी थी. ठीक है. तो ये थोड़ा सा लिख दिया JK लिमिटेड के. क्वेश्चन की लाइनिंग है देख लो, फेसिंग डिक्लाइन. ठीक है. बेसिक सी बात आ गई. सीधा स्टार्ट करा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हेडिंग्स पूरी लिखी है जो हमारी बुक्स में है, बिल्कुल डिट्टो कीवर्ड्स एंड अंदर की भी ऑब्वियसली कंटेंट मेजरली सेम ही है बट उतना सारा नहीं है जितना बुक्स में. ठीक है. नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है तो ये देख लिया. ठीक है. एंड इसके बाद आप देखोगे नोट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फ्यूचर इवेंट्स. 4 पॉइंट्स लिखे और 5 लिखे एक्चुअली, तो देख लोगे. अब इसके अंदर जैसे नोट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा एक्सपैंड करके. फ्यूचर इवेंट्स में देखोगे कैन एडवर्सली इफेक्ट एंटिटी, है ना. ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड गारंटी ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स. तो ऐसे करके करा तो मुझे 3 में से 3 मार्क्स मिल गए. सो इट वॉज गुड. ठीक है. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2D के अंदर इट इज़ SA 300 का प्लानिंग वाला है. तो इसमें देखो क्वेश्चन को इस तरीके से देखो. डेवलप्स एन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान टू इफेक्टिवली कंडक्ट प्लान ऑडिट. ठीक है. तो इसके अंदर आप देखोगे द ऑडिटर हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज
टर्म्स ऑफ टाइम एंड एंगेजमेंट। तो ये वो वाला डिपेंड करता है, ये वो वाला क्वेश्चन है कि इसमें आपको एनर्जीज जो है और एफर्ट्स हैं एंगेजमेंट टीम के वो ड्राइव कैसे करने, तो वो वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन अंडरलाइन कर दिया, दिस वाज अ कीवर्ड। इसको छोड़ करके रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के चेंजेस हैं, सिग्निफिकेंट चेंज इन एप्लीकेबल एफआरएफ आ गया, चेंज इन इंडस्ट्री, ये सब कीवर्ड्स थे जो अंडरलाइन किए हुए हैं। तो इसमें मेरे को 3 में से 3 मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला मैंने स्टार्ट किया था। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मुझे 1 मार्क्स मिला ओनली आउट ऑफ 4, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं क्या था। फिफ्थ क्वेश्चन का सेक्शन 53 दिख रहा है मुझे तो ये हाँ सेक्शन 53 है, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से बोनस वाला था ना, डिस्काउंट, शेयर सेट डिस्काउंट है, तो शेयर सेट डिस्काउंट का प्रोविज़न लिखना था। मुझे इतना रिवाइज नहीं था क्योंकि लॉ का पेपर 10-12 दिन पहले था, इससे 10 दिन पहले था, बट जितना याद था उतना लिख दिया क्योंकि मैं लॉ का कोई भी सेक्शंस पढ़ के नहीं गया था ऑडिट में, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो देखोगे कंपनी शेल नोट इशूड शेयर सेट डिस्काउंट, ये सब लिख दिया। यहाँ मैंने शायद एनसीएलटी लिखा था, ट्रिब्यूनल आना था, मे बी ऐसा कुछ आना था, तो थोड़ा गलत हो गया, तो इन्होंने बॉक्स बना दिया इस पर, ठीक है। एनी शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट शुड बी वॉइड, ये सब आ गया। ऑडिटर्स कंटेंशन इज़ वैलिड, अब मैंने यहाँ पे वैलिड लिख दिया, मे बी इसका आंसर इनवैलिड आना था, तो इसके कारण मेरा कोई इन्होंने मार्क्स नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम थी और आंसर छोटा भी बहुत था, तो उस चक्कर में दे जस्ट गेव मी 1 मार्क्स आउट ऑफ 4, ठीक है। फिफ्थ बी देखोगे तो AS10 का कुछ क्वेश्चन है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। इसमें कुछ वो चीज़ है कि कुछ चीज़ें इन्वेंट्री की कॉस्ट से एक्सक्लूड होती है, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो AS10 का बेसिक कंसेप्ट डालना है आपको, AS10 डाल दिया, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, फिर इसमें कॉस्ट एक्सक्लूड कौन सी होती है, ठीक है, शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट, ये अंडरलाइन कर दिया, सच कॉस्ट आर, 4 कॉस्ट लिखी थी मैंने, बट आई डोंट नो व्हाई डिड दे गिव मी 3 मार्क्स। AS के अंदर भी यही 4 लिखी हुई है, बट क्या करें, देख लो आपके सामने है, एक एक नंबर आपको गिनवा रहा हूँ, एक एक नंबर पे रैंक मूव हो रही है मेरी, तो बट क्या करें, ठीक है। अब फिफ्थ सी देख लो, अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन था जिसमें तीन या चार हमें दे रखे थे केसेस, और 3 केसेस थे और हमें बताना था कि कौन सा प्रिंसिपल और वो सब चीज़ों का कंप्लायंस नहीं हो रहा। मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन था। हाँ, तो देखो पहले मैंने लिख दिया प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सेम लाइन चेप दी, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बता दिए, फिर केस चालू करा, इन दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अंडरलाइन करा, इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद सारा एक्सप्लेन कर दिया और प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया। ये देखो इसमें ये आ गया। अब देखो इसमें रूल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कॉन्फिडेंशियलिटी कैसा रूल है। तो इस तरीके से करा। इसमें मेरे को फिफ्थ के सी पार्ट में 3 में से 3 दिए इन्होंने, क्योंकि ढंग से किया था। फिफ्थ का डी पार्ट था क्वेश्चन का, इसमें इन लोगों ने निधि कंपनी की कारो रिपोर्टिंग पूछी थी, तो ना मुझे इसका सेक्शन याद था कौन सा था, और अंदर का भी कंटेंट ज़्यादा याद नहीं था, तो मेरे को इन्होंने बस 1 नंबर दिया इसका। देख लो, मतलब कारों के नाम पे, मतलब मेरे को सेक्शन भी याद नहीं था तो नंबर भी नहीं मिला, और पॉइंटर्स भी याद नहीं थे तो 1 ही नंबर मिला सिर्फ। अगर सेक्शन याद होता, पॉइंटर्स थोड़े ढंग से लिखे होते तो बेटर हो जाता, बट ठीक है जो भी है। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ CAM एज एन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर क्वालिटी कंट्रोल, या दूसरा पार्ट इसका हो गया कॉर्पस फंड या रिवॉल्विंग फंड, जो अपना NGO होता है उसके अंदर उसका मीनिंग क्या होता है, तो मैंने NGO वाला चूज़ किया। वही संस्कार फाउंडेशन, थोड़ा क्वेश्चन पर्सनलाइज्ड हो जाता है, नाम लिख दिया उसका, ठीक है। केस स्टडी का हो गया, NGOs का ये सब लिख दिया, इस एक्ट में रजिस्टर हो सकते हैं, थोड़ा जितना मतलब दिमाग में आ रहा है ना उससे रिलेटेड लिख दो। एक्स्ट्रा लिखने के नंबर नहीं कटेंगे, बट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग हो जाती है बाय चांस। वो एक्स्ट्रा के अंदर आपका मान लो आपने 5 लाइन लिखी, 1 लाइन अगर आपकी ऐसी आ गई जो आंसर से मैच हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्क्स मिलने की। मतलब मैंने कुछ आंसर्स में नोटिस किया है कि जहाँ पे मैंने फिलअप ज़्यादा किया ना पेजेस, वो आंसर्स में मेरे को फुल मार्क्स आ रखे हैं। मतलब ऐसा उन आंसर्स में मैंने एक्सेस कंटेंट डाला है, 1-2 आंसर्स मिले मेरे को 1-2 पेपर्स में, बट ऐसा मिला मुझे। कॉर्पस फंड देखोगे तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया, कंट्रीब्यूटेड बाय प्रमोटर्स, ये सब। अब पता नहीं भाई, नंबर ही नहीं दिए भाई ने मेरे को। अब आप एक चीज़ देख लो, कॉर्पस फंड का लेजिट मीनिंग यही होता है, प्रमोटर्स जो है वो करेंगे, स्पेसिफिक पर्पस में लगेगा ये सब चीज़ें, बट पता नहीं नंबर नहीं दिए। और मेरे को बिल्कुल भी इच्छा नहीं इसको मैं मॉड्यूल से बैठ के चेक करूँ और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ये सही था। आई डोंट नो व्हाई डिडंट दे गिव मी मार्क्स। रिवॉल्विंग फंड के बारे में पूरा अच्छे से लिख दिया मैंने, बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, NGO टू NGO रिवॉल्व हो रहा है, फाइनेंशियल नीड्स के लिए रिवॉल्व हो रहा है,
इंटरेस्ट की इनकम ऐड बैक कर दो या फिर इसको क्रेडिट कर दो, तो इसके मेरे को 2 नंबर दे दिए। तो अगर सिक्स्थ का देखोगे तो सिर्फ 2 नंबर दिए। हाउएवर आई थिंक कि कम से कम 3 डिज़र्व करता था मैं इसमें। सिक्स्थ के बी पार्ट में कुछ एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स थे जो कि गवर्नमेंट ग्रांट गारंटेड होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गारंटेड मेरे हिसाब से। हाँ, वही वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत निश सा क्वेश्चन है जो बैंक ऑडिट से निकलता था, बट बैंक ऑडिट मैंने अच्छे से पढ़ा था तो मुझे आता भी था। तो आरबीआई सजेस्ट प्रूडेंशियल नॉर्म्स पूरा एकदम एसेट का एनपीए का क्लासिफिकेशन बता दिया, ये सब बता दिया। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ फिलअप। वो इन आंसर को देख भी नहीं रहा था शायद, उसको ये आंसर चाहिए था यहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड। यहाँ से लिखना शुरू किया, नेक्स्ट पेज पे मेन आंसर जाता है। अगर आप देखोगे तो क्लासिफाइड एज एनपीए, ठीक है, फॉर इनकम रिकॉग्निशन बट एसेट क्लासिफिकेशन के लिए एज शोन एज रेगुलर। इतना लिख दिया, 2 नंबर पक्के। दूसरा पार्ट इतना सा लिखा, इतना सा, इसके 2 नंबर मिल गए। कई कई आंसर्स पूरे पूरे पेज के लिखे, उसके 2 नंबर नहीं मिले क्योंकि उनको कंटेंट ज़्यादा चाहिए, अलग कंटेंट चाहिए। यहाँ इतने से कंटेंट में 2 नंबर मिल गए। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो आपको कम लिखने पे भी मार्क्स दे देगा क्योंकि वो कंटेंट है ही उतना सा, और कुछ कंटेंट है जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स अपॉन दी कंटेंट एज वेल, बट बहुत स्पेसिफिक सी बात है ये। इसके बाद वाला ऐसे 450 का था, इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट। इसके अंदर था कि आपको मिसस्टेटमेंट को कैसे डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। ये बहुत निश सा क्वेश्चन था, छुपा हुआ सा क्वेश्चन, पर हाईलाइटेड रहता था ये। ऐसे 450 आप खोलोगे, कोई भी टीचर आपको बोल देगा कि ये क्वेश्चन तो करके जाना। तो देख लो, इसके अंदर भी मैंने लिखा दैट ही नीड्स टू डॉक्यूमेंट द अमाउंट बिलो विच मिसस्टेटमेंट। अब एक चीज़ देखो, ये क्लियरली ट्रिवियल, अमाउंट्स बिलो विच, ये जो कीवर्ड्स है लेजिट बुक में दे रखे हैं बिल्कुल। आप अगर जब भी बुक का ये वाला ऐसे का ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एक क्लियरली ट्रिवियल वर्ड सबसे पहले हाईलाइट होता दिखेगा। आपको लगेगा अरे यार ये वर्ड याद कर, तो ये वर्ड मैंने लिख दिया, तो देयर इज़ नो चांस कि वो मेरे को इस वर्ड पे तो एटलीस्ट मार्क्स काटने का कोई चांस नहीं मिलता। द लिस्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट वेदर दे वर करेक्टेड, लेजिट मेरे को अब तक याद है ये ऐसा पॉइंट था बुक के अंदर, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। इतना लिखने के बाद वो क्यों काटेगा नंबर? फिर भी भाई ने मेरे को 2 नंबर दिए 3 में से, पता नहीं क्या दिक्कत है, पर ठीक है 2 दे दिए। पर ये कीवर्ड्स ने वर्क किया है, तो इन चीज़ों पे आप फोकस करो। ऑडिट में कीवर्ड चलते हैं, ऐसे कोट कर दिया, ऐसे का नाम आ गया, एक पेज पे एक आंसर आ रहा है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें देख के इस तरीके से करोगे तभी एक प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है। मार्क्स कटने के चांस कम होते हैं, बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन जो था इसमें व्हाट काइंड ऑफ लीज एग्रीमेंट, लीज से रिलेटेड था। ये मेरे हिसाब से एमटीपी में भी आरटीपी में आया था इस बार, ठीक है, मई 24 के। इसमें टैक्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछता है, टैक्स बेनिफिट क्या है। तो लीज़ को मैंने लीज़ एक्सप्लेन किया पहले पूरा, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, सब चीज़ें बता दी। अब आगे देखो, अगले में मैंने ओनरशिप स्टेटस बता दिया, ठीक है। अब फाइनेंशियल लीज इज फाइनेंशियल अरेंजमेंट सारा बता दिया अच्छे से। टैक्स ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। इसमें मुझे 2 नंबर मिले बिकॉज मे बी मैंने कहीं पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को अंडरलाइन नहीं किया लिख करके, तो मे बी उसको ढूंढना पड़ा हो या ऐसा कुछ हो, तो मेरे को कंप्लीट मार्क्स नहीं मिले। मे बी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कम किया इसके अंदर, तो वो चीज़ आप केयरफुल रहना। मतलब आंसर लिखने के बावजूद भी नंबर नहीं मिले, मे बी अपने आंसर को थोड़ा प्रेजेंटेशन में कमी थी, ठीक है। अब फोर्थ का ये पार्ट देखते हैं। फोर्थ मैंने अटेम्प्ट किया, इसके बाद फोर्थ का ये पार्ट, इसमें इन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक आइटम्स सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए फैक्टर्स थे। तो ऐसे 500 का एविडेंस वाला क्वेश्चन होता है, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको। तो ऐसे 500 लिखा मैंने, ऑडिट एविडेंस, ठीक है। इसके बाद द ऑडिटर गैदर्स ऑडिट एविडेंस, सारा जितना दिमाग चला लिख दिया। ऑडिटर मे डिसाइड टू एग्जामिन ऑल दी आइटम्स और सैम्पल आइटम्स और स्पेसिफिक, ये स्टार्टिंग का एक इंट्रोडक्शन दे दिया काइंड ऑफ। अब स्पेसिफिक आइटम्स के लिए फैक्टर्स बता दिए, हाई वैल्यू की आइटम्स, ठीक है। और इसके बाद सच आइटम्स, अब उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ हाई वैल्यू की आइटम्स को। फिर ऑल आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट, ये सब कीवर्ड्स बुक में थे, हेडिंग्स थी ऐसी, ये हो गया। और सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर कंसिडरेशन, इसने मुझे दिए 2 नंबर। मेरे को नहीं पता, मैं बोलता हूँ 3 नंबर डिजर्व करता, बट तीनों हेडिंग लिख दी, तो मे बी आई एम जस्ट नॉट डिजर्विंग 3 मार्क्स, मे बी आई नीडेड टू फिल इन मोर ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसके कारण भी हो सकता है कि मुझे 3 नंबर नहीं दिए इसने, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो वैसे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में पूरे में मुझे 2 ही नंबर मिले, हाँ। तो देख लो, अभी एटलीस्ट 3 तो डिज़र्व करता था देखो, बट ठीक है जो भी है, कुछ नहीं कर सकते ना आपने। फोर्थ का बी देखेंगे तो
ये कुछ इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन था, पता नहीं कौन सा था, आई डोंट नो, मेरे को समझ ही नहीं आया था। ये ब्रांच ऑडिटर्स का था एक्चुअली, बट मैंने इंटरनल ऑडिटर का लिख के ऐसा उल्टा सीधा कुछ कोटिंग कर दी थी, समझ नहीं आया था। और बहुत सारा लिखा था इसमें, आप देखो 2 पेज भरे थे बट 0 मार्क्स दिए मुझे। अब पता नहीं क्या आंसर है, ठीक, बट इसमें 4 में से 0 थे, ठीक है। अब फोर्थ का सी पार्ट हम देखते हैं, इसमें मुझे 2 मार्क्स मिले 3 में से। और ये क्वेश्चन था, इसमें लोन से रिलेटेड क्वेश्चन था, कारों का। वो कारों का बेसिकली डिस्क्लोजर पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो मैंने शेड्यूल 3 को कोट कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में कोटेड था, कारों का क्लोज 9 डाल दिया, लोन से रिलेटेड, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद बस बॉक्स बनाना है, अमाउंट्स डाली, परसेंटेजेस लिखी। थोड़ा डाउट था मुझे उस टाइम पे इसमें, बट जैसे तैसे करके कर दिया और लास्ट में ये डाल दिया। बस इसने मुझे 2 नंबर दे दिए। मे बी 1-2 चीज़ें मेरे को और लिखनी चाहिए थी, क्लोज वगैरह सब मेंशन कर दिया। 1-2 चीज़ें और लिखनी चाहिए थी, जैसे कि आपने अपनी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इन लोगों के एसेट्स पे लोन नहीं दे रखे, वो सब जो भी पॉइंट्स है, रेलेवेंट पॉइंट्स, विलफुल डिफ़ॉल्टर, वो सब भी लिखने चाहिए थे, जो कि मैंने नहीं लिखे, जिसके कारण मेरे को कम मार्क्स मिले, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। और जो फोर्थ वाला पार्ट है, इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज टू ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब कंजम्पशन एनालिसिस बेसिक क्वेश्चन है, बुक में चेप के लिखा है विप्रो, ठीक है। आप देखो, स्टॉक कंपोजिशन, क्वांटिटेटिव रिकंसिलिएशन, रेशियो एनालिसिस, 4 पॉइंट लिखती है। और मुझे इसमें शायद 3 नंबर दिए थे इसने, है ना। हाँ, 3 में से 3 दे रखे हैं, 4 पॉइंट लिखती है। और मेरे हिसाब से 1 पॉइंट अलग लिखा है मैंने, बट 3 तो एटलीस्ट सेम थे, चारों भी हो सकते हैं, बट मेजोरिटी लिख दिया। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी नहीं है। यहाँ तक देखो, मेरे मोस्टली पेजेस में देखोगे ना, इतनी इतनी जगह खाली जा रही है। तो इस तरीके से आंसर्स किए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद भी मैंने और पॉइंट्स लिखे, देखो लेजिट 5वें पॉइंट के बाद मैंने चौथे के बाद 5, 6, 7 पॉइंट्स 3 और लिख दिए। इसमें जीएसटी के बारे में थोड़े से खुद के रैंडम पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, है ना। स्टॉक कंज्यूम्ड एंड फिनिश्ड विद इन द ईयर, मतलब इतना सब करने के बाद इस बंदे ने मेरे को मार्क्स दिए इस क्वेश्चन में। तो दिस इज़ हाउ, मतलब ये वन ऑफ दोज क्वेश्चन है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा लिखा, तो मार्क्स भी मिले, ठीक है। अब आए थे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था जो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा डरावना आईसीआई देगा अपनों को पैनिक करवाने के लिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखते ही मैंने कहा मैं पूरा पढ़ूंगा भी नहीं, लास्ट में चेक करेंगे। तो ये दिस इज़ दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट अगर अपने देखें तो इट वाज, क्या पूछ रहा था इसके अंदर, ये ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड पॉइंट था कि ऑडिट प्रोग्राम को कंसीडर करते हुए क्या मैटर्स कंसीडर करने चाहिए, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी द पॉइंट्स और मैटर्स केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम। मैंने कैसे स्टार्ट किया, ऐसे 300 को कोट किया, ऑडिट प्रोग्राम बताया। ये क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज था। अब सब मैटर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑडिट प्रोग्राम लिख दिया। इतने से मैं संतुष्ट नहीं था, मुझे डाउट था कि ये गलत आंसर है ये वाला, ठीक है। फिर मैंने इसके बाद लिखा, ऑडिटर शुड टेक केयर दैट इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस। ये पूरा अलग क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें चेप दिया पूरा पूरा का पूरा, ठीक है। पूरा ऑन अकाउंट ऑफ वेरिएशन फुल बिल्कुल डिट्टो लैंग्वेज लगा दी, इतना लिख दिया। हेंस कन्फ्रंटेशन ऑफ CAP इज वैलिड, दिस लिख दिया, डन है। अब आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये भी पूरा लिख दिया। मतलब ऑल्सो वाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर में कंसिडर मॉडिफिकेशन। मतलब मैंने एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए थे, जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर। तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा हुआ है, बट इट इज़ गुड बिकॉज 4 में से 4 नंबर भी आ गए। बट ये इसलिए लिखा बिकॉज मैं कंफ्यूज था कि इसमें क्या आएगा। आंसर्स मेरे को 2-3 आते थे, बट आई वॉज कंफ्यूज कि एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा, तो मैंने दोनों तीनों लिख दिए बिकॉज टाइम था मेरे पास। अब फर्स्ट का बी पार्ट देखते हैं। इसके अंदर इन्वेंट्री का AS2 का क्वेश्चन था, कैलकुलेट करना था। इसमें पता नहीं मैंने कुछ गलती कर दी, मेरे फिर से नंबर कट गए, पैनिक हो गया था या कंफ्यूज हो गया था, आई डोंट नो। AS2 के बारे में लिखा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ NRV एंड ऑल, सब कुछ मेंशन कर दिया। उसके बाद सीधा बेसिक मटेरियल परचेज, एलोकेटेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी दिस। अब पता नहीं कुछ गलत किया, कुछ मेंशन नहीं किया, तो उसके मार्क्स काट लिए उन्होंने, जो भी है ठीक है। फर्स्ट का सी पार्ट देखते हैं हमें। सी पार्ट में ये वो वाली रिपोर्ट्स है जो आई कोफर वाला होता है, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो उसकी ये वाला मैं पढ़ के नहीं गया था इतने अच्छे से, मेरे को सिर्फ DRS वाला याद था, सेक्शन 134। तो ये मैंने लिख दिया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को क्यों यूज़ करते हैं, सिर्फ फिलअप्स करने के लिए लिखा, बिकॉज मुझे आंसर नहीं आता था। यहाँ पे देखोगे तो सेक्शन 134
5E को कोट कर दिया, इसका 1 मार्क्स इन्होंने दे दिया। इसके आगे मैंने जितना भी लिखा कुछ नहीं दिया मार्क्स, क्योंकि आता भी नहीं था, गलत लिख रहा था, सरासर गलत था। ये मे बी सही होगी, बट उनको समझ में आ गया था कि ये फालतू लिखा हुआ है इसने, तो मार्क्स दिए भी नहीं, ठीक है। तो दिस वाज इट। एंड फर्स्ट का डी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। तो ऑडिट फाइल का बेसिक क्वेश्चन था, वो 60 दिन और 7 साल वाला, तो कुछ नहीं लिखा। SQC1 के बारे में लिख दिया, 60 डेज हाईलाइट किया, उसको ये चीज़ पढ़नी थी बस, 7 ईयर्स पढ़ लिया, ठीक है। और अगले पेज पे भी कुछ फालतू की चीज़ें लिख दी और मेरे को 3 में से 3 मार्क्स इन्होंने दे दिए। तो दिस वाज माय पेपर फॉर ऑडिट। अगर मैं MCQ की बात करूँ तो 30 में से 30 मार्क्स दे रखे हैं MCQ के अंदर। MCQs वैसे देखें तो ईजी थे, इस बार मुश्किल नहीं थे, बट MCQs कैसे सोल्व होंगे, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऑडिट में MCQs में और कुछ भी नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है केस स्टडीज़ में, तो कुछ नहीं करना, लास्ट पेज पे रफ लिख दो और उसके अंदर केस बना लो थोड़ा सा, लाइक जस्ट मेक के 4 अगर लोग लिखे हुए हैं तो चारों लिख लो, कौन कंपनी का CEO है, कौन ऑडिटर है, उसके हिसाब से थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बाकी ऑडिट के MCQs ईजी आते हैं, मुश्किल नहीं आते, वो आपकी कंसेप्ट टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्टिफाइड। तो अगर क्रक्स की बात करें तो आप एक चीज़ देखोगे कि हर एक क्वेश्चन मैंने एक न्यू पेज से शुरू किया है। आई डेंट केयर कि आधा पेज बच रहा है या 80% पेज बच रहा है, आई जस्ट स्टार्टेड एवरी क्वेश्चन विद अ न्यू पेज, ठीक है। तो दिस वाज वन थिंग आई डिड। सेकेंडली आप देखोगे कि मैंने मेजोरिटी जगह पे एसएज या फिर अगर कोई सेक्शन आ रहा है लो का, तो वो कोट किया है, उसको अंडरलाइन किया है, अंडरलाइनिंग से ज़्यादा उसको बॉक्स किया है, ठीक है। और बॉक्सिंग करने के बाद भी आप और भी चीज़ें देखेंगे तो हर एक जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स, तो सभी पॉइंट्स को मैंने 1 2 3 4 ऐसे अलग करके लिखा है एंड उनको अंडरलाइन किया है ताकि वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर कीजिएगा ताकि एग्ज़ामिनर को सीधा दिख रहा है कि ये देख भाई आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल आता है मुझे आंसर। तो ये चीज़ कर सकते हैं। हर एक आंसर के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं जो बुक में से मैच हो रहे हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करो, क्योंकि उस बंदे को भी वही कीवर्ड्स देखने हैं, क्योंकि कीवर्ड्स आर जस्ट वेरी स्पेसिफिक थिंग्स जो उस आंसर से रिलेट करती है। क्योंकि वो बंदा 100 शीट चेक कर रहा है, 150 शीट चेक कर रहा है, तो जब 150 शीट वो बंदा चेक कर चुका है मान लो, या 200 कर चुका है, तो उसको पता है फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट का जो आंसर होएगा उसमें मुझे 6-8 वर्ड्स देखने हैं, 10-12 वर्ड्स देखने हैं, तो मुझे इन वर्ड्स को लिखा मतलब बच्चे को आंसर आता है, तो उस तरीके से चेकिंग करेगा वो बंदा। तो जब ऐसी चेकिंग हो रही है तो यू नीड टू फोकस अपॉन कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स के बिना काम नहीं चलेगा। एक चीज़ आपने टिप देखी होगी कि कई जगह पे आपको चीज़ नहीं आ रही तो कंटेंट फिल करो, दूसरा रिलेटेड कंटेंट लिखो, मार्क्स मिलते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे फुल मार्क्स मिले, मे बी आई डिज़र्व 3 मार्क्स, बट मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट लिखा तो फुल भी मिल रहे हैं। तो वो चीज़ भी आप करो, एक्स्ट्रा कंटेंट लिखो, है ना। ऑडिट के अंदर मेजरली यही था, MCQs की टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। और बस आई बिलीव ऑडिट में इतनी ही स्ट्रेटजी है अगर पेपर प्रेजेंटेशन को लेके बात करूँ। और बाकी मैंने कैसे किया था, तो मैंने बेसिकली डिवाइड कर लिया था बस पेपर को, कि आधे घंटे में मुझे MCQs करने हैं और बचे हुए जो 2 घंटा 30 मिनट है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस ईच 30 मिनट्स, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया था। एंड फर्स्ट 15 मिनट्स में मेरा टारगेट यही था कि भाई मुझे सेलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन करना है नहीं, और जो कि मैं नहीं कर पाया था फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे। देयर वर शायद 3 और 4th क्वेश्चन में मैं 3rd और 4th में कंफ्यूज था कि कौन सा मैं इसमें से छोड़ूं, तो वो 2 क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया था कि इन दोनों में से देख लेंगे कौन सा छोड़ना है, बट बाकी इट वाज गोइंग सेम। और फर्स्ट क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया था कि ये भाई अभी नहीं करना, डरावना लग रहा है, तो उसको मैंने लास्ट में किया। सो आई स्टार्टेड विद द सेकंड वन। तो इस तरीके से ऑडिट की मेरी स्ट्रेटेजी थी एग्जामिनेशन में लिखने की एंड प्रेजेंटेशन करने की। तो होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो भी बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।